नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की एक ऐसी कहानी की जो आग, सम्मान और बलिदान से लिखी गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ के उन 3 महान साकों की जिन्होंने इस किले को सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि एक अमर विरासत बना दिया। राजस्थान में ना एक कहावत बहुत मशहूर है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। अब ये सुनने में तो बस एक लाइन लगती है ना, पर असल में ये चित्तौड़ के उस बेमिसाल गौरव को बयां करती है जो शायद ही किसी और किले के हिस्से में आया हो। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों? चलिए इसी को समझते हैं। आज की हमारी ये पूरी चर्चा 5 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये साका होता क्या है, फिर हम एक एक करके चित्तौड़ के तीनों ऐतिहासिक साकों को देखेंगे और आखिर में हम इस बात पर गौर करेंगे कि कैसे इन घटनाओं ने आग से एक ऐसी विरासत गढ़ी जो आज भी जिंदा है। तो सीधे इतिहास में कूदने से पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि साका का असली मतलब क्या था। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक परंपरा थी, वीरता का एक कोड था। तो देखिए, साका असल में 2 हिस्सों से मिलकर बनता है। पहला है केसरिया। सोचिए, एक ऐसी स्थिति जब हार बिल्कुल सामने खड़ी हो, तय हो। तब राजपूत योद्धा सिर पर केसरिया बाना पहनते थे और किले के दरवाजे खोलकर अपनी आखिरी लड़ाई के लिए निकल पड़ते थे, ये जानते हुए कि वो वापस नहीं आएंगे। और दूसरा हिस्सा है जौहर। ये किले के अंदर होता था, जहां महिलाएं और बच्चे दुश्मन के हाथों में पड़कर अपना सम्मान खोने से बचने के लिए एक साथ अग्नि में समा जाते थे। जब ये दोनों केसरिया और जौहर एक साथ होते थे, तब जाकर एक साका पूरा माना जाता था। चलिए अब बात करते हैं चित्तौड़ के पहले और शायद सबसे मशहूर साके की। इसी घटना ने चित्तौड़ की उस प्रतिरोध की विरासत की नींव रखी थी जो साल 1303 में घटी थी। इस टकराव में आमने सामने 2 ताकतें थीं। एक तरफ थे चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह और उनके साथ थे उनके 2 बेमिसाल सेनापति गोरा और बादल, और दूसरी तरफ दिल्ली सल्तनत का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसका मकसद सिर्फ किले पर कब्जा करना ही नहीं था बल्कि रानी पद्मिनी को हासिल करना भी बताया जाता है। तो हुआ ये कि 1303 के जनवरी महीने में खिलजी ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। लगभग 8 महीने तक राजपूतों ने किले को बचाए रखा, पर धीरे धीरे किले के अंदर खाने पीने का सामान और उम्मीद दोनों खत्म होने लगे। और फिर आई वो तारीख 26 अगस्त 1303, जिस दिन चित्तौड़ ने अपना पहला साका देखा। इसके बाद खिलजी ने किले पर तो कब्जा कर लिया, पर इसकी पहचान मिटाने के लिए उसने इसका नाम बदलकर खिजाबाद रख दिया। इस साके का नतीजा बहुत ही भयानक था। गोरा और बादल के नेतृत्व में सभी राजपूतों ने केसरियां किया और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए, और किले के अंदर रानी पद्मिनी ने बाकी सभी महिलाओं के साथ चित्तौड़ के इतिहास का पहला जौहर किया। किला अब दिल्ली सल्तनत के कब्जे में था और खिलजी ने इसका राजकाज अपने बेटे खिज्र खां को सौंप दिया। अब चलते हैं चित्तौड़ के दूसरे साके की तरफ, जो हुआ था 1535 में। इस कहानी में ना एक राजनीतिक पेचीदगी भी है और मदद के लिए लगाई गई एक आखिरी गुहार भी। इस बार चित्तौड़ की बागडोर एक विधवा रानी के हाथों में थी, रानी कर्णावती, और उनके सामने चुनौती बनकर खड़ा था गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह, जिसने चित्तौड़ पर हमला कर दिया था। जाहिर है चित्तौड़ की हालत इस बार और भी नाजुक थी। अब इस मुश्किल घड़ी में रानी कर्णावती ने एक दाव चला। उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को एक राखी भेजी और उन्हें भाई मानकर मदद मांगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हुमायूं उस वक्त किसी और लड़ाई में फंसा हुआ था और उसकी मदद वक्त पर चित्तौड़ नहीं पहुंच पाई। जब मदद की कोई उम्मीद नहीं बची तो राजपूतों ने दूसरे साके की तैयारी कर ली। 8 मार्च 1535 रावत बाग सिंह के नेतृत्व में योद्धाओं ने केसरिया किया और रानी कर्णावती ने जौहर। और अब हम पहुंचते हैं चित्तौड़ के तीसरे और सबसे खूनी साके तक। ये लड़ाई थी मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर बादशाह अकबर के खिलाफ। साल था 1568। ये मुकाबला सच में 2 महाशक्तियों का था। एक तरफ था मुगल सम्राट अकबर, जिसका बस एक ही मकसद था, मेवाड़ को अपने घुटनों पर लाना, और दूसरी तरफ थे महाराणा उदय सिंह। लेकिन उन्होंने एक रणनीति के तहत किले को छोड़ दिया था और उसकी रक्षा का जिम्मा अपने 2 सबसे भरोसेमंद सेनापतियों को सौंपा था, जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया। ये जो तीसरा साका था ना, ये अपनी क्रूरता के लिए इतिहास में दर्ज है। 25 फरवरी 1568 को जब किला मुगलों के हाथ में आया तो अकबर ने कत्लेआम का हुक्म दिया, और जो आंकड़ा सामने आता है वो दिल दहला देने वाला है। करीब करीब 30,000 लोग,
जिनमें सिपाही तो थे ही, बहुत से आम निहत्थे लोग भी थे, उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। सिर्फ ये एक नंबर ही इस पूरी घेराबंदी की भयावहता को बताने के लिए काफी है। इस आखिरी जंग के हीरो आज भी लोक कथाओं में जिंदा हैं। जयमल राठौड़, जो अकबर की ही बंदूक से घायल हो गए थे पर फिर भी लड़ते रहे। कल्ला राठौड़, जिन्होंने घायल जयमल को अपने कंधों पर बिठा लिया और ऐसा लग रहा था मानो कोई 4 हाथों वाला योद्धा लड़ रहा हो। वीर पत्ता सिसोदिया, जो बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। और पत्ता की पत्नी रानी फूलकमर, जिन्होंने किले के आखिरी जौहर का नेतृत्व किया। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन 3 भयानक घटनाओं ने मिलकर चित्तौड़गढ़ की पहचान को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। ये स्लाइड तीनों साकों का एक बहुत ही साफ सुथरा निचोड़ है। हम देख सकते हैं कि हर बार हमलावर बदला, कभी खिलजी, कभी बहादुर शाह तो कभी अकबर, लेकिन चित्तौड़ का जवाब हमेशा एक ही रहा, बलिदान। पहले साके में रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी, दूसरे में रानी कर्णावती और रावत बाग सिंह, और तीसरे में जयमल और पत्ता जैसे वीरों ने चित्तौड़ के मान की रक्षा की। इन 3 साकों ने चित्तौड़ को सिर्फ एक किला नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक मंदिर, एक तीर्थ बना दिया। इसे वीरों का तीर्थ कहा जाने लगा। इसने राजपूतों के सम्मान, बलिदान और कभी हार न मानने वाले जज्बे को हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया। चित्तौड़ की यही वीरता मेवाड़ी और राजस्थानी पहचान की नींव बनी। और जानते हैं, इसी अनोखी विरासत की वजह से 2013 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। तो पूरी कहानी सुनने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है ना, कि इतिहास वो कैसे तय करता है कि कौन सी आखिरी लड़ाई सिर्फ एक हार थी और कौन सी एक अमर बलिदान बन गई। चित्तौड़गढ़ की ये दास्तां हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि शायद जीत और हार के मायने उतने सीधे सपाट नहीं होते जितना हम समझते हैं।